आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 से 4 तक तो पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब जांच करना है कि किसी भी प्राकृत संख्या n, मतलब प्राकृत संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, और 6 की घात n है, मतलब जितना n ले रहे हो वो उतनी 6 की घात होगी, वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इसको दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका, पहला क्या है कि अपन चेक कर लेते हैं। जैसे 6 की घात में ले रहा हूं n बराबर, पहले ले रहा हूं n बराबर 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हो। प्राकृत संख्या क्या है, जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, मैं n बराबर 1 रख रहा हूं, तो 6 की घात n है ना, तो 6 की घात 1 कितना हुआ 6, 2 ले रहा हूं। अगर मैं 6 की घात n की जगह 2 लूं तो कितना होगा, 6 की घात 2 कितना होता है 36। अगर मैं 3 लूं तो 3 कितना होगा, 6 की घात 3 36 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 असल 3, 6 इंटू 3 18 और 3 21 216। अगर मैं 6 की घात 4 लूं तो कितना होगा 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर 0 9, इसका 16 1 छोड़ के 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, यानी 6 7 9 3 12 1276। स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था पहले एक वीडियो में कि स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना 10 सेकंड में निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखो अगर 1 लो 2 3 4, मैंने कुछ भी लेना, हमेशा इकाई अंक क्या आया है, यहां सभी में इकाई अंक क्या आया है, इकाई अंक आया है 6। 6 की घात कुछ भी ले लो, इकाई अंक हमेशा क्या होता है 6। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि उपरोक्त से ये सिद्ध होता है कि 6 का घात n, इसमें इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला तरीका तो हुआ ये, क्योंकि ये पूछ रहा है 6 की घात n, और n क्या है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, कुछ भी ले लेना। तो मैंने 1 2 3 4 रख के देख लिया, और सभी क्या है, सभी में इकाई अंक 6 है, क्योंकि 6 की घात कुछ भी ले लो हमेशा 6 पे ही शुरू होती है। दूसरा तरीका, दूसरा क्या है कि इकाई अंक 0, तो 0 यानी मैं 10 मान लू। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5, और 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3, यानी 6 की घात n को मैं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात n लिख सकता हूं ना। और 10 का क्या होता है 2 गुणा 5। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए क्या होने चाहिए, उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 की घात n गुणा 5 की घात n होने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होने चाहिए। जबकि क्या लिख सकता हूं मैं, जबकि 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है, अतः ये क्या फिर आता है, इसका इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे करते ना, ये लिखे हुए क्या लिख सकते हो कि उपरोक्त से सिद्ध होता है कि 6 की घात n के लिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। और दूसरी क्या कर सकते हो कि किसी भी संख्या का 0 इकाई अंक अगर 0 है ना, तो वो क्या होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 गुणा 5 ही होगा। हाँ, 2 गुणा 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी का 2 गुणा 5 गुणा 5 हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी n हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, पर 2 गुणा 5 होने जरूरी है। पर इसमें 2 गुणा 5 है नहीं, और 2 गुणा 5 अगर नहीं है ना, तो 6 की घात n 2 गुणा 5 है, मतलब 6 की घात n है 2 गुणा 3, जो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो दोनों में से कोई से भी तरीके से कर लेना, जो अच्छा लगे वो। इससे करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे भी कर सकते हो, गलत ये भी नहीं, नंबर दोनों से ही मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6, तो छठा क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13
प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब दो संख्या दे रखी है और पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, कारण बताना, व्याख्या कीजिए, मतलब कारण बताना या फिर एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि भाज्य और अभाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या मैंने क्या बताई थी कि वो संख्या जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी और का भाग जाए वो क्या होती है, भाज्य संख्या। मतलब एक और खुद के अलावा किसी और संख्या पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। यही बताया था। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या होती है, भाज्य संख्या। और अभाज्य क्या होती है, जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए उसके अलावा किसी का नहीं जाता वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो मुझे इससे ये सिद्ध करना है कि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग जाता है। ठीक है, पहले लेता हूं मैं ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये कोई संख्या, इसको गुणा करने पर कोई संख्या आएगी। अब देखो यहां पे क्या है, बीच में प्लस है और दोनों साइड क्या है, 13 है ना, प्लस के उस साइड और इस साइड। भाई गुणा है तो कोई गुणा होगी, ये 13 है तो मैं 13 को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं यहां से 13 कॉमन लूं तो यहां पूरे में क्या बचेगा, 13 बाहर ले ले, यहां बचा 7 गुणा 11 प्लस यहां 13 कॉमन ले ले, पीछे क्या बचा, एक कॉमन लेना या भाग देना एक ही चीज है भाई। इसमें अगर मैं 13 का भाग दूंगा 13 से 13 कट जाएगा, 7 गुणा 11 बचा और 13 में 13 का भाग दूंगा 1 आएगा। अब ये क्या हो रहा है, 13 ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट खोल लो, बोर्ड मास के नियम से पहले क्या होते हैं, ब्रैकेट खोलना फिर भाग फिर गुणा फिर प्लस माइनस। तो यहां गुणा है अंदर, तो 11 इंटू 7 77 प्लस 1, तो ये क्या हो गई 13 गुणा 78। और गुणा का मतलब क्या है कि ये इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, सॉरी गुणनखंड है। अब देखो ये क्या है, 13 और 78 संख्या है ये, यानी इसमें एक और स्वयं के अलावा इसका भाग जाएगा ना इस संख्या में, ये गुणा में आ रही है, इसका मतलब मैं इसमें 13 का भाग दे सकता हूं और 78 का भाग दे सकता हूं पूरा पूरा। जैसे संख्या मान लो 26 है, तो 26 को मैं क्या कर सकता हूं, 2 गुणा 13 लिख सकता हूं, यानी 26 में मैं 2 का भी भाग दे सकता हूं और 13 का भी भाग दे सकता हूं ना। अगर 26 में 2 का भाग दूंगा, 26 बट्टा 2 कितना आएगा 13, या 26 बट्टा 13 लिखूं कितना आएगा 2। यानी ये क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है ना। तो यही इसके है ना गुणनखंड हुए ना, तो इस पूरी संख्या का गुणनखंड हो रहा है 13 गुणा 18, सॉरी 78। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये संख्या है ना भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंड, नीचे क्या लिख सकता हूं कि इस संख्या के गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा क्या है 13 और 78 भी है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार वो करते हैं। अब वो उसमें क्या है, वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसमें प्लस के उस साइड क्या है 5 और इस साइड भी 5, यानी ये 5 है ना, तो इसमें मैं क्या ले लूंगा 5 बाहर ले लेता हूं, क्योंकि जो दोनों साइड है वही तो कॉमन आएगा। पीछे क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 1। ठीक है, अब ये 5, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। ठीक है 24, और ये 7 इंटू 6 42, यानी 42 को 24 से गुणा कर लेता हूं। 42 को अगर मैं 24 से गुणा करूंगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 16 और 4 20 असल 2, 4 इंटू 2 8 और 2 10, कितना आएगा 1008। तो ये आ गया 1008 प्लस में 1, तो इसके क्या हो गए, ये हो गए 5 गुणा 1008 और 1 1009 हो गए। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये संख्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इस संख्या में इसके गुणनखंड एक और खुद के अलावा 5 और 1009 है, और इसके लिए 13 और 78 है। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा, एक के लिए लिख दूं संख्या
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 13 और 78 है ना भाई। इसके गुणनखंड क्या है? 13 और 78 है, और जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा है वो क्या होती है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार इसका क्या लिख दूंगा? संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 सॉरी 5 भाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड है 5 गुणा 1009। तो हो गया ना। ये व्याख्या कर दी मैंने कि ये संख्या, ये दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है एक बार और देख लो, क्योंकि भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा। तो ये जो है इसमें 13 और 78, ये ना तो संख्या 13 है और ना ये संख्या 78 है, और ना ये दोनों एक है, मतलब इसमें एक और स्वयं के अलावा 13 और 78 का भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। और ये वाली संख्या इसमें एक और स्वयं के अलावा 5 और 1009 का भाग जा रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये भी भाज्य संख्या है। बस यही करना है, इसमें कॉमन लेके गुणा करनी है और नीचे ये लिख देना कि संख्या ये है जो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 13 और 78 है। बस। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन क्या स्क्रीन पे है कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या वर्ताकार पथ है। अब वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया कितना समय ले रही है? सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि उसी खेल के मैदान के चारों ओर रवि को एक चक्कर लगाने में कितने समय लगता है? 12 मिनट लगते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक ही बिंदु से वो दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो बताओ कि पुनः उसी बिंदु पर कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। जैसे ये खेल का मैदान है और ये वर्ताकार पथ है, हो गया वर्ताकार पथ। अब इसमें ये मान लेता हूं मैं बिंदु ए, यहां से दौड़ना प्रारंभ हो रहे हैं दोनों ही, ये सोनिया और ये रवि। अब ये दोनों चक्कर लगा रहे हैं, तो कितने समय बाद दोनों इसी जगह पे मिलेंगे ये पूछ रहे हैं। अगर ये पूछते हैं कि दोनों कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब तो अलग बात थी। अगर ये पूछ रहे हैं कि इसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना एलसीएम ही निकालना होता है। तो मुझे करना क्या है? 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, यानी निकालना क्या है? एलसीएम किसका? 12 और 18 का। तो एलसीएम निकालने के लिए जब भी एचसीएफ निकालना हो तब हम अलग अलग करते हैं, एलसीएम एक साथ निकाल सकते हैं भाई। अगर एचसीएफ निकालना हो तो मैं 12 का अलग निकालता और 18 का अलग निकालता। एलसीएम भी निकाल सकते हो, पर एलसीएम दोनों साथ में भी निकाल सकते हो, तो मैं क्या करूंगा? दोनों साथ में निकालूंगा। ठीक है, पहले 2 का भाग कितने बार? 9 बार, 6 बार, फिर 2 का भाग। बस ध्यान रखना जब साथ में निकाल रहे हो ना, तो भाग उसी का देना जिसमें जा रहा हो, जिसमें नहीं जा रहा हो उसमें भाग नहीं देना है। अब इसमें नहीं जा रहा 9 में, तो मैं 9 को 9 ही छोड़ रहा हूं, इसमें भाग नहीं देना। बस ये गलती मत कर देना, 9 में 2 का भाग दिया 4.5, ऐसे नहीं करना। 6 में 2 का भाग दिया 3, ठीक है। अब 2 का नहीं जा रहा तो 3 का भाग, 3 बार, 1 बार, फिर 3 का भाग, 1 बार और 1 बार। और कब तक करना है? जब तक नीचे जितनी भी संख्या उनमें 1 नहीं आ जाए, क्योंकि एचसीएफ अलग अलग करते हैं, एलसीएम एक साथ कर सकते हैं। हाँ चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, पर एचसीएफ कभी एक साथ नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखना। तो इसका एलसीएम कितना है? 12 और इसका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे उसी बिंदु पे एक दूसरे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो कर लिया विधि से। अब सीधा सा देखो, अगर मतलब ये है कोई वर्ताकार पथ, यहां से दौड़ रही है सोनिया, यहां से दौड़ के यहां आ रही है 18 मिनट बाद, फिर दोबारा आ रही है 36 मिनट बाद, यही आएगी क्योंकि 1 में 18 लग रहा है, 2 में 36, अगर 3 में आएगी तो 54, इतना टाइम लगेगा। अब देखते हैं उसको, किसको? रवि को। अगर रवि यहां से एक चक्कर लगा के आ रहा है कितने मिनट में? 12, दोबारा आएगा 24, तीसरी बार आएगा 36। तो पहले 12 और 18 में दोनों नहीं मिले, क्योंकि ये 12 मिनट में आ गया, 18 में आ गया। दूसरा 24 और 36, ये भी नहीं मिला, पर इसको 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लगते हैं, तब तक ये क्या कर लेता है? 3 चक्कर लगा लेते हैं, तो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे ना। अब 36 मिनट में सोनिया तो लगा रही है 2 चक्कर, यानी 36 मिनट है, तो सोनिया कितने लगा रही है? सोनिया के तो वे 2 पूरे चक्कर, और रवि के हो गए 3 चक्कर।
अब पूरे चक्कर में तभी तो वो उसी बिंदु पे मिले हैं, और क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि उसी बिंदु पे कब मिल रहे हैं। अगर उसी बिंदु का नहीं पूछते ना तब ये गलत होता, पर उसी का पूछ रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 36। और जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना कि जो प्रारंभिक बिंदु पे मिलने का पूछ रहे हैं तो हमेशा क्या करना है, एलसीएम निकालना, और एलसीएम दोनों एक साथ निकाल सकते हो। अब चाहो तो अलग अलग निकाल लो। 12 का कितना होगा, 12 का होगा 2 गुना 2 गुना 3, और 18 का कितना होगा 2 गुना 3 गुना 3, यही होगा। एलसीएम क्या होता है, कोई भी संख्या वो ज्यादा बार आ रही है वो लेनी है। 2 कितनी बार है, यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, तो मैं क्या लूंगा 2 बार, यानी 2 2 हो गए 2, और 3 यहाँ 1 बार और यहाँ 2 बार, तो मैं क्या लूंगा 2 बार। ये लो, यही तो मैंने यहाँ लिखा था, गुना करने पर कितने आ रहे हैं 36। तो वो दोनों प्रारंभिक बिंदु पे 36 मिनट बाद मिलेंगे।